नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का भी अपडेट भी लेकर आते हैं। चलिए, आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे भाविक पटेल, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के, साथ ही वीरेश हिरेमत होंगे, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, और इब्जा से होंगे सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। संदीप बजोरिया होंगे सनबिन ग्रुप के सीईओ, और बीबी मेहता होंगे सी के ईडी। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात होगी बेस मेटल्स की, जहां जबरदस्त तेजी दिख रही है। जिंक 5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, 300 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया एमसीएक्स पर। इसके बाद अगर बात करें निकेल की, यहां भी 2% की तेजी दिख रही है, 1505 रुपए के आसपास निकेल का भाव चला गया है। क्या वजह है तेजी की और कितनी तेजी आगे और आ सकती है? वीरेश जी, क्या लग रहा है आपको, ये बेस मेटल्स में कितनी तेजी और आपको दिख रही है आगे? बिल्कुल सही कहा विशोक मोहन। जो भी बेस मेटल में पिछले कई दिनों से जो लगातार तेजी आने देखने को मिला है, उसका एक वजह है कि एलएमई और शंघाई में इन्वेंट्री लेवल घटते जा रहा है। अभी एलएमई की बात की है तो इन्वेंट्री बहुत मल्टी वीक या मल्टी मंथ लो पे चल रहा है। उसके चलते हुए कहीं ना कहीं एक ऐसा संकेत दे रहा है मार्केट को, ग्लोबल लेवल में एक सप्लाई का कमजोरी होते देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते हुए हमें लगता है ये जो बेस मेटल में पूरा जो रैली है वो और भी कंटिन्यू रह सकता है। जैसे जिंक की बात कर सकते हैं। जैसे आपने सही कहा, पिछले 2 दिन में 10% के ऑलमोस्ट तेजी देखने को मिल चुका है। मेरे को लगता है अभी भी ये तेजी बरकरार रहेगी। हमें लगता है 302 या 305 का लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है जिंक में। यानी और भी तेजी की उम्मीद लग रही है। भाविक, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि बड़ी तेजी अभी और आनी बाकी है बेस मेटल्स में? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो बेस मेटल्स अभी चल रहा है, आई थिंक ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये फंडामेंटल रीजंस की वजह से ही चल रहा है। इनफैक्ट जिंक का अगर देखें तो जो नाइस्टार कंपनी है उसने बोला है कि इनफैक्ट 3 यूरोपियन स्मेल्टर्स वो लोग 50% प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे, तो उसकी वजह से Q4 में 70,000 मेट्रिक टन कम होगा। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना भी मंथ ऑन मंथ 8400 मेट्रिक टन आउटपुट कम हो रहा है, ये पावर प्रोडक्शन कट की वजह से। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे और भी लग रहा है कि ये जो तेज़ी है बरकरार रहेगी। इन्वेंट्रीज एलएमई में देखें तो कम आ रही है। इनफैक्ट कॉपर में भी अगर देखें तो जो कैंसल वारंट है वो ऑल टाइम हाई के करीब है। तो आगे जाके भी आई थिंक मैं बहुत बुलिश हूँ बेस मेटल्स में। तो ये जो बेस मेटल्स की रैली है, मुझे लग रहा है कि अभी भी एटलीस्ट 1 से 2 वीक के लिए चलेगी। आपको कहाँ जाता दिख रहा है? यहाँ से 295 के आसपास है, क्या लग रहा है आपको अब? आई थिंक मुझे लग रहा है कि 302 से 305 के करीब अभी भी 1 से 2 दिन में हम टारगेट दिख सकते हैं। ओके, तो ये टारगेट। और निकेल और कॉपर को लेकर? निकल की बात करें तो निकल में भी आई थिंक यहाँ से एटलीस्ट 3 से 5% की तेजी दिख रही है। और कॉपर की बात करें तो आज इंट्राडे मुझे 772 से 775 के लेवल्स दिख रहे हैं, तो आज के दिन 756 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ओके, यानी ये कॉल्स है आपके लिए बेस मेटल्स के लिए। वीरेश, आपको कहाँ लग रहा है कॉपर और निकेल के भाव कहाँ तक जाते दिख रहे हैं? मैं दूसरे एक्सपर्ट के सहमत हूँ कॉपर के बारे में। मेरा भी टारगेट 774 का है आज के इंट्राडे के लिए। जैसे निकल की बात करते हैं, निकल में का 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में एक ब्रेकआउट में मिला है। टेक्निकल लेवल में 1500 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है 1512 से 1515 का लेवल 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, यानी सभी बेस मेटल्स में इनको खरीदारी ही दिख रही है। लग रहा है कि ये ट्रेंड जो कंटिन्यू हुआ है वो आगे भी जारी रह सकता है, और 1515 के लेवल भी निकल में दिख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां कल की अच्छी तेजी के बाद आज दबाव दिख रहा है। हालांकि गोल्ड का मार्केट तो रेंज बाउंड है, लेकिन चांदी में थोड़ी गिरावट है। इस पर बात करने के लिए इब्जा के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता जी। मेहता जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर अपनी तेजी को बरकरार नहीं रख पा रहा है? कब से बाइंग आएगी, एक सस्टेनेबल बाइंग आएगी और अच्छी तेजी दिखेगी? नहीं, अगर यदि आप कल की बात करें तो देखिए, कल लगभग जो गोल्ड है 49,140 से लगभग 47,140 से ऑलमोस्ट 48,000 तक टच कर लिया था गोल्ड ने। जी। तो ये बहुत बड़ी तेजी है गोल्ड के अंदर, और ये तेजी बरकरार रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि $1792 अभी गोल्ड चल रहा है। एक बार ये ऊपर में $1818 दिखा सकता है,
और $1818 के बाद में यहाँ से काफी बड़ा करेक्शन आएगा और ये बड़ा करेक्शन करीबन $70 का हो सकता है। ओके। तो गोल्ड में एक बड़ी रेंज बनती है, लेकिन इंट्राडे कॉल वालों को बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। और जहां तक आप सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर में हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहिए। सिल्वर मेरे हिसाब से नीचे में $21 जा सकता है और ऊपर में इसमें बड़ी तेजी आ सकती है $29 की। मतलब इंडियन प्राइस गिने तो सिल्वर नीचे में 55,000 और ऊपर में लगभग 76,000 तक का। ओके, 55,000 नीचे की तरफ, 76,000 ऊपर का आपको रेंज दिख रहा है। सर गोल्ड में आपने कहा कि एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है, हालांकि कल तेजी दिखी लेकिन आज सुबह के सत्र में दबाव दिख रहा है। तो क्या लग रहा है, अगर गिरावट अगर आई आगे जाकर तो कितनी गिरावट MCX पर दिख सकता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, गोल्ड में देखिए सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रुपए की दोहरी मार भारतीय बाजारों में पड़ती है गोल्ड को लेकर। आप देखेंगे कि रुपया पर काफी दबाव है, तो रुपया 75.5 के आसपास चला गया था, उसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइस थोड़े तेज दिख रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और आज एक FOMC का स्टेटमेंट है, जॉबलेस डेटा भी के भी थोड़े आंकड़े आने वाले हैं, तो ये सब मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इंट्राडे यदि कोई करना चाहे तो उसे बिल्कुल 1810 का स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए, लेकिन नीचे में आप बिल्कुल $1741 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ओके, तो ये भी हुआ गोल्ड और सिल्वर को लेकर। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और गोल्ड और सिल्वर पर अपनी राय दी। आपसे वापस फिर से बात होगी दिवाली धनतेरस के पास। चलिए अब बात कुछ कर लेते हैं, इक्विटी मार्केट का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं माइंडट्री की, जहां पर माइंडट्री ने दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा और आय में जबरदस्त ग्रोथ दिखी है। नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के ED और CEO दया पात्र नेवतिया जी हैं। सर स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले आप कंपनी के काफ़ी अच्छे नंबर्स आए, इस क्वार्टर्स में की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं और ऐसे कौन से वर्टिकल्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखी है सर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नतीजों की सराहना करने के लिए। अगर आप देखें हमारी ग्रोथ जो है बहुत ही ब्रॉड बेस्ड रही है। सभी वर्टिकल्स में अच्छी ग्रोथ आई है, सभी ज्योग्राफी से अच्छी ग्रोथ आई है, सभी सर्विस लाइन से आई है। सो ग्रोथ काफी ब्रॉड बेस्ड रही है हमारी। ओके सर, एक और सवाल मेरा ये होगा अगला आपसे नेवतिया जी कि कई IT कंपनियों ने कहा है कि डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, IT कंपनियों के लिए 10 साल में एक बार मिलने वाला ये मौका है। क्या आप इस बात से सहमत है? इसके अलावा एक और सवाल एट्रिशन से जुड़ा हुआ है, क्या ये एक बड़ी दिक्कत है? क्योंकि जिस रिकवरी के बाद जिस तरह से जॉब मार्केट ओपन अप हो रहे हैं, उसका क्या IT इंडस्ट्री क्या इस दिक्कत से जूझ रही है और इसका असर माइंडट्री पर है? और आपका आगे जाकर हायरिंग को लेकर क्या प्लान है? तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो आपने बाकी इंडस्ट्री पीयर्स ने बोला है वो बिल्कुल सत्य है। अगर आप देखें तो जब से कोविड क्राइसिस शुरू हुई है, तब से कस्टमर्स अक्रॉस सभी इंडस्ट्री सेक्टर्स में बहुत ज्यादा स्पेंड जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लेगेसी मॉडर्नाइजेशन, ये सब एरिया में बहुत ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया है। और वही एक कारण है कि जिसकी वजह से आप सडनली एक डिमांड में अपटिक देख रहे हैं पिछले 2-3 तिमाही से। और इसका प्रमुख जो कारण है कि जब ये क्राइसिस हिट हुई थी, उस समय पे बहुत सारे कस्टमर्स थे कई इंडस्ट्री सेक्टर्स में जो कि बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे। अगर आप देखें तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय के बाद काफी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन इट वाज नॉट सीन एज ए नेसेसिटी। इसको बहुत सारे कस्टमर्स एज ए डिजायरेबल, एज ए नाइस टू हैव देख रहे थे। लेकिन जो कोविड क्राइसिस ने किया है वो उनको बताया है कि ये अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया उनके लिए, कस्टमर्स को रीच करने के लिए, उनसे एंगेज करने के लिए, उनको सर्विस करने के लिए। आप कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी सर्विस बेचते हो, लेकिन आपको कस्टमर से अगर कनेक्ट होना और उनको आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेचना है, तो आपको नेसेसरली डिजिटल चैनल्स पे अवेलेबल होना पड़ेगा। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है और कस्टमर्स बहुत सारा इनोवेशन कर रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल्स में, अपने ऑपरेशंस में नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आ रहे हैं। और ये खाली एक कस्टमर एंगेजमेंट की बात नहीं है, नए बिजनेस मॉडल्स डेवलप करने की है, नए एवेन्यूज ओपन करने की है, मैक्सिमाइज करने के लिए रेवेन्यू, ऑप्टिमाइज करना है कॉस्ट। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बिजनेस रेजिलियंसी का। बहुत सारे कस्टमर सीवियरली इम्पैक्ट हो गए थे लास्ट ईयर कोविड आने की वजह से, बिकॉज दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन अभी कस्टमर्स बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं,
टू मेक श्योर दैट अगर बाद में कभी ऐसी कोई क्राइसिस आती है तो यू आर मच बेटर प्रिपेयर्ड। और वो बहुत जल्दी से ये सब करना चाहते हैं, और उसकी वजह से कंपनीज लाइक माइंडट्री आर वेरी वेल प्लेस्ड, क्योंकि हम डिजिटल बॉर्न कंपनी है। हमने जो स्ट्रैटेजी रिफ्रेश किया था लास्ट ईयर, जिसके तहत हमने सर्विस लाइंस बनाई थी क्लाउड, डेटा, कस्टमर एक्सपीरियंस के अराउंड। ओके, तो चलिए ये थे नेवतिया जी जो माइंडट्री के नतीजों पर कंपनी के मैनेजमेंट बात कर रहे थे। लेकिन एक और सवाल सर आपसे एक और ये होगा कि इस क्वार्टर में आपका जो सबसे बड़ा क्लाइंट है उसकी तरफ से ग्रोथ कम हुई है, लेकिन दूसरे सेगमेंट में खासतौर से ट्रैवल सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है, तो इसको लेकर आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखें तो हमारा जो पिछली तिमाही में जो ग्रोथ आई है वो सभी सेक्टर्स में है। अगर आप 2 तिमाही के पहले जाएंगे तो हमारा बीएफएसआई सेक्टर में ग्रोथ थोड़ी कम थी, बट वो अभी रिबाउंड हो गया है और अभी अच्छी ग्रोथ आ रही है। पिछले तिमाही में हमने बीएफएसआई में 8.9% की ग्रोथ देखी है। टीटीएच पिछले 4 तिमाही से डबल डिजिट ग्रोथ दे रहा है। पिछली तिमाही में 14.2% ग्रोथ आई है सिक्वेंशियली। टीटीएच में स्पेसिफिकली अभी हमारी जो रन रेट है वो प्री पेंडेमिक लेवल पे आ गया है, तो क्लियरली काफी अच्छा रिबाउंड देख रहे हैं हम लोग। टीटीएच स्पेसिफिकली टीटीएस सेक्टर में एक तो पर्सनल और लेजर ट्रैवल में काफी अच्छी बढ़त हुई है। बिजनेस ट्रैवल में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमने टीटीएस में डाइवर्सिफाई भी किया है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि फूड एंड बेवरेज हो गया, क्रूज लाइंस हो गया, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसकी वजह से हम अभी जो इम्पैक्ट हमारा लास्ट ईयर आया था टीटीएच में उसको हम मिटिगेट कर चुके हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारी पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल्स, और हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं हमारी प्रॉफिटेबल ग्रोथ जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, शुक्रिया नेवतिया जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और अपने अर्निंग्स के बारे में बताया और आगे के गाइडेंस भी दिए। चलिए अब वापस से लौट जाते हैं हम कमोडिटी नाउ की तरफ। कमोडिटी मार्केट में हम बात कर रहे थे गोल्ड और सिल्वर की। भाविक जी, क्या लग रहा है, गोल्ड या सिल्वर आज के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो कहाँ पे ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? मैं गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि अगर टेक्निकली भी देखें तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आया है 47,400 के ऊपर, और 15 जुलाई के बाद पहली बार उसने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड किया है और क्लोज किया है। तो आज के दिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा डिप आता है 47,720 के करीब, तो वहाँ से मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा 48,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 47,550 का। आई थिंक नेक्स्ट वीक भी हम 48,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वीरेश, आपकी राय, सोना या चांदी कहाँ खरीदे? देखिए, कल का एक तेज रैली के बाद हमें लगता है एक अच्छा सा करेक्शन लेगा मार्केट आज का दिन। हमारा रिकमेंडेशन सोना में रहेगा 47,800 में बाय करने के लिए, 48,100 का टारगेट रहेगा और 47,650 का स्टॉप लॉस के साथ। जैसे सिल्वर की बात की है तो सिल्वर में दोनों तरफ से एक सपोर्ट मिलेगा, गोल्ड और दूसरा बेस मेटल की तरफ दोनों से। इसके लिए हमारा एक बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा अराउंड 62,500 लेवल पे, टारगेट रहेगा 63,000 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 62,250 लेवल्स का। ओके, चलिए गोल्ड और सिल्वर के बाद अब बात कर लेते हैं खाने के तेल को लेकर। जिस तरह से दबाव यहाँ पर बना है, कल इंपोर्ट ड्यूटी, बेस इंपोर्ट ड्यूटी, क्रूड वेजिटेबल ऑयल पे 0% कर दिया गया है और रिफाइंड पर भी काफ़ी बड़ी कटौती हुई। इसका क्या असर होगा आने वाले समय में, बात करने के लिए हमारे साथ सनविन ग्रुप के CEO संदीप भजोरिया साहब है। सर स्वागत है भजोरिया जी। क्या लग रहा है, कितना इम्पैक्ट ग्राहकों पर होगा, ग्राहक को कितना फायदा मिलेगा आने वाले समय में? जनाब, गवर्नमेंट का कल कदम बहुत बोल्ड था और सही कदम था, और अभी फेस्टिवल का टाइम था, कीमतें 10 साल के हाई पे हैं एडिबल ऑयल की। वैसे तो सभी कमोडिटी की 10 साल के हाई पे, शेयर मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पे है। तो इतना फ्री मनी वर्ल्ड में घूम रहा है कि सब प्राइसेस एकदम स्काई रॉकेट कर चुकी है। तो ऐसे में कंज्यूमर को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी 24.75 को 5.5 सोया सनफ्लावर किया और 8.25 सीपीओ को किया, इससे राहत मिल चुकी है। कल से 10 रुपए किलो तेल सोयाबीन रिफाइंड का सस्ता हो चुका है, और कल से पामोलिन का तेल जो है वो 6 रुपए किलो सस्ता हो चुका है। तो ये कंज्यूमर को कब तक दिखेगा सर? हाँ जी, रिटेल में कब तक भाव कम होते दिखेंगे सर? रिटेल में, होलसेल से रिटेल में ट्रांसफर होने को 3-4 दिन लगते हैं, बट होना शुरू हो गई प्रोसेस। 3-4 दिन में और आपको इफेक्ट आ जाएगा रिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये तरह का दिवाली गिफ्ट गवर्नमेंट ने दिया है कंज्यूमर्स को, एंड ये अच्छी बात है। और इससे 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एक तो नेपाल बांग्लादेश से जो 0 ड्यूटी पे इंपोर्ट आता था साप्ताह में, और जो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में लोगों को तकलीफ दे रहा था, वो चीज सॉल्व हो गई है। अभी वो वहां से इंपोर्ट का प्रेशर नहीं आएगा। दूसरी बात, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई है प्रोसेसर्स को, रिफाइनर्स को, हाई ड्यूटी से लो ड्यूटी पे आने से।
और तीसरी बात है कि हर 15 दिन में ये टैरिफ वैल्यू चेंज होती थी और उसको लेकर एंग्जाइटी मार्केट में बनती थी। वो भी ड्यूटी इतनी कम हो गई है कि वो टैरिफ वैल्यू भी इनसिग्निफिकेंट हो गया। ओके। तो अच्छा कदम रहा है गवर्नमेंट का और हम इसका स्वागत करते हैं और कंज्यूमर को रिलीफ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए किसान का भी ध्यान देना चाहिए और कंज्यूमर का भी ध्यान देना है और गवर्नमेंट का भी यही फर्ज है। तो दोनों के बीच में जो बैलेंस बनना चाहिए वो बैलेंस बन गया है। ओके। किसानों को थोड़ी दिक्कत होगी, वो थोड़ा कंप्लेन करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज सोयाबीन की कीमत जो थी महीने भर पहले और उससे आज में फर्क है, लेकिन फिर भी सपोर्ट प्राइस के ऊपर है। 1,000 रुपया 4,000 करीबन सोयाबीन का सपोर्ट प्राइस है और अभी 5,000 का लेवल है। तो सपोर्ट प्राइस लेकिन सर एक भजोरिया जी, एक और सवाल, अगर ये जिस तरह अभी सीजन हार्वेस्टिंग का सीजन है सोयाबीन की आवक, तो किसानों के लिए नुकसान नहीं हो जाएगा ऐसे समय में जब रेट इतने कम हो जाएंगे, भाव उनको कम, ऑलरेडी सोयाबीन के भाव इतने कम हो गए थे, तो क्या किसानों पर इसका बड़ा असर नहीं होगा? किसानों को रियलाइजेशन कम होगा, आई एग्री विथ यू, उसमें कोई बात नहीं है, दो बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम सपोर्ट प्राइस के ऊपर है, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी भी भाव और सपोर्ट प्राइस के ऊपर ही रहेगा। अब देखिए, कंज्यूमर और किसान के बीच में बैलेंसिंग एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कभी कंज्यूमर चिल्लाएगा, कभी किसान चिल्लाएगा, पर दोनों के बीच में एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को। ये कदम इम्पोर्ट ड्यूटी इतना ड्रास्टिकली घटाने का गवर्नमेंट 3 महीना पहले करता तो और बेटर रहता था जी। अब थोड़ा लेट किया उन्होंने, लेकिन बोला देर आए सवेरा आए, यही मैं कहूँगा। तो ठीक है, मतलब किसानों को थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कंज्यूमर को बहुत बड़ी राहत है। कंज्यूमर बहुत दिनों से 1.5-2 साल से बड़ा सफर कर रहा था। ओके। तो ये एक बैलेंस है और किसानों के लिए ध्यान रख रहा है, गवर्नमेंट की वॉच है। यदि भाव थोड़े और गिरेंगे और कहीं किसानों को ज्यादा दिक्कत होगी तो गवर्नमेंट मैकेनिज्म नाफेड के और उसके हेवी प्रोक्योरमेंट भी शुरू कर देगा। बट मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट प्राइस से नीचे कहीं सोयाबीन जाएगा। सपोर्ट प्राइस के 500 रुपए 700 रुपए ऊपर ही रहेगा। 4,000 का सपोर्ट प्राइस के ऊपर मंडी में 4,500-700 के नीचे सोयाबीन नहीं जाएगा। ओके, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है उसके ऊपर ही रहेंगे सोयाबीन के भाव। हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ईडी बीबी मेहता साहब भी है। सर, टाइमिंग क्या सही है? जिस तरह से सरकार एकदम आखिरी हार्वेस्टिंग के महीने में आकर ड्यूटी 0% बेस इंपोर्ट ड्यूटी 0% कर दी है, क्या ये टाइमिंग सही है सरकार की तरफ से? मेहता जी। बीबी मेहता साहब, आपसे सवाल आपसे है, क्या ये टाइमिंग सही है सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी में कल कटौती की है? चलिए मेहता जी के पास वापस जाएंगे। भाविक, आपको क्या लगता है, वायदा में कैसा लग रहा है कि सोयाबीन, सोया तेल और क्रूड पाम तेल, यहाँ पर कितनी गिरावट और आ सकती है यहाँ से? देखिए, मुझे भी नहीं लग रहा कि ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। आई थिंक ज़्यादातर जो प्राइस गिरावट आई थी या जो मारा हुआ था वो आई थिंक कल के इंपोर्ट ड्यूटी जो कट किया हुआ है उसकी वजह से ही आया था। तो आई थिंक अगर सोया रिफाइन में भी देखो तो मुझे नहीं लग रहा 1,200 के नीचे ज़्यादा जा सकता है। जैसे अभी बताया कि सोयाबीन भी मुझे नहीं लग रहा 4,000 या 4,500 के नीचे जा सकता है। और सेम वे अगर CPO में देखो तो मुझे लग रहा है कि 10,050 से 10,040 का एक बॉटम आ सकता है। तो यहाँ से थोड़ी ही गिरावट आ रही है। मेजर गिरावट जो थी वो हो गई है, तो 1-2 या 3-4% की गिरावट और आ सकती है, बट मेजर प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है अभी। यानी अब बड़ी गिरावट नहीं है, जितना है वो प्राइस में अब डिस्काउंटेड हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% और गिरावट आ सकती है। वीरेश, आपको भी यही लगता है कि 3 से 4% से ज़्यादा गिरावट अब नहीं आएगी? हाँ जी, बिल्कुल विश्व मोहन, क्योंकि जो इम्पैक्ट आना था मार्केट में आ चुका है, मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। हमें भी लगता है सेम अराउंड 3 से 4% का और भी एक करेक्शन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। चलिए, शुक्रिया भजोरिया जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और खाने के तेल के मार्केट पर अपना आउटलुक दिया। चलिए बात कुछ और काउंटर्स की कर लेते हैं, उसमें क्रूड और नेचुरल गैस जहां तेजी बनी हुई है। नेचुरल गैस आज MCX पर 3% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। अब धीरे धीरे क्रूड में वापस से तेजी आ रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $84 के करीब पहुंच गया है। क्या लग रहा है वीरेश जी आपको, क्रूड में और कितनी तेजी बाकी है अब यहाँ से? देखिए, क्रूड में WTI क्रूड ऑयल देखें तो $81 के ऊपर एक लगातार ट्रेंड बना हुआ है। एक ओवरऑल पॉजिटिवनेस मार्केट में बनी हुआ है। ग्लोबल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, जहाँ पे कोल और दूसरा एनर्जी सोर्सेस का है, उसका भी एक कमी है। उसके चलते हुए पूरा दुनिया में क्रूड ऑयल में शिफ्ट हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। IMF ने कहा ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट घटा है, फिर भी एक अगले साल के लिए जो बढ़ोतरी दिया है, उसके चलते हमें लगता है मार्केट में और भी तेजी रह सकता है।
जैसे एमसीएक्स की बात करें तो 6100 के ऊपर चल रहा है। हमें लगता है आज और कल का दिन देखें तो हमें यहाँ से और एक 100 रुपए का एक तेजी देखने को मिल सकता है। जैसे नेचुरल गैस में बात किया तो जैसे आपने बिल्कुल कहा, सही कहा है, 3% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है एमसीएक्स में। हमें लगता है अराउंड 428 का लेवल अभी ट्रेड कर रहा है। 425 426 का एक अच्छा लेवल रहेगा, वहां पे एक बाइंग का पोजीशन इनिशिएट कर सकता है। 435 टू 440 का एक लेवल के लिए बाइंग का पोजीशन इनिशिएट करा सकते हैं। ओके, आपका भाविक, आपका क्रूड और नेचुरल गैस का टारगेट क्या होगा? पोजिशनल व्यू अगर कोई लेना चाह रहा है यहाँ से अगले हफ्ते के लिए, तो आप क्या टारगेट देंगे एमसीएक्स क्रूड और एमसीएक्स नेचुरल गैस पर? मैं क्रूड के लिए मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 6180 से 6230 के टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए आ सकते हैं। और ऐसे ही अगर नेचुरल गैस की बात करें तो 438 से 445 का लेवल अपसाइड मुझे दिख रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, तो ये टारगेट है। चलिए अब कुछ और कम ग्वार को देख लेते हैं। ग्वार में काफ़ी हलचल है, आज हल्की तेज़ी भी दिख रही है। वीरेश जी, क्या लग रहा है, ग्वार सीड और ग्वार गम क्या यहाँ पर अब ट्रेड बन रहा है क्या? यहाँ पे मार्केट एक बहुत ऊपर लेवल पे है। हमें लगता है एक करेक्शन आने के बाद मार्केट में इनिशिएट करना चाहिए। ग्वारसिक लगभग अराउंड 6090 के लेवल चल रहा है। हमें लगता है 6050 या 6060 का एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए, एटलीस्ट एक पोजिशनल व्यू के लिए। हमें लगता है अराउंड 6180 टू 6200 का आने वाला दिन में देखने को मिल सकता है। जैसे ग्वार गम की बात किया तो वो भी 10,590 के 80 के आसपास चल रहे हैं। हमें लगता है एक अराउंड 100 रुपए का करेक्शन में बाई करना चाहिए 11,000 का एक टारगेट के लिए। 11,000 का टारगेट ग्वारगम को लेकर दे रहे हैं। शुक्रिया वीरेश आपका, शुक्रिया भाविक आपका भी, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन रिसर्च दर्शकों को दिए।